नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। थोड़ी सी विद्यार्थियों टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, इस कारण से आपका वीडियो पूरा नहीं हो सका। तो कुछ क्वेश्चन अभी तक और बाकी है जिनको भी हमें यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए, तो हम उनको डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। मैंने सोचा कि अलग से ही वीडियो बनाकर इसमें डाल देता हूँ, हाथों हाथ ही आपके लिए तैयार है वीडियो। देख लीजिए क्या है। गोपालन पर लेख लिखे। गोपालन पर इससे पहले जो प्रश्न हम पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था डेयरी उद्योग के बारे में, और डेयरी उद्योग के बारे में सारी चीजें हमने जान ली थी। अब बात करते हैं गौ पालन पर, है ना, गायों के पालन पोषण पर बात करते हैं, क्योंकि डेयरी उद्योग का जो मूल धुरी है ना वो गाय है ना। भेड़ बकरी हालांकि दुधारू पशु बहुत होते हैं, परंतु जिसका दूध सर्वाधिक विख्यात है या सर्वाधिक चलता है, या फिर जिस दुधारू गाय के आधार पर ये पूरी डेयरी व्यवस्थाएं चलती है, वो गाय है। तो हमें यहाँ पर राजस्थान की गौपालन व्यवस्थाओं को भी समझ लेना चाहिए। आइए, राजस्थान राज्य की शुष्क भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, ठीक है ना, कैसा है राजस्थान का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, कैसा है जी, यहाँ का मौसम कैसा है जी, ड्राई मौसम है, सूखा सूखा सा मौसम है। तो शुष्क भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ज्यादा अच्छी एग्रीकल्चर अपने यहाँ पर नहीं देखने को मिलती राजस्थान में, ठीक है। और जब एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, वो है पशुपालन। अतएव यहाँ अर्थव्यवस्था में पशुपालन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अच्छा, जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि मिक्स एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है। मिक्स एग्रीकल्चर कुछ याद अगर आपको आ रहा हो तो मुझे जल्दी से बताइए कि मिक्स एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। यदि आपको याद हो इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। आप बताना मेरे को इसका आंसर, है ना, मिक्स एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है विद्यार्थियों, वो है पशुपालन का। वर्ष 2012 की गणना के अनुसार राज्य की कुल पशुधन, ये 2012 के डाटा है, और वो कितना है 577.32, ठीक है, 577.32 लाख थी। राजस्थान में वर्ष 2012 में, इसमें देखो ये सारे पशु इतने थे, उसमें गोवंश कितनी है, गायें कितनी रखते हैं लोग, 133.24 लाख। तो भारत की समस्त गायों का 8% भाग राजस्थान में पाया जाता है। ये डाटा याद करने वाला है, ऊपर वाले ज्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। भारत की समस्त गायों का 8% भाग कहां पाया जाता है जी, राजस्थान में पाया जाता है। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पाबूजी जैसे देवता हुए हैं जिन्होंने गायों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। बहुत सारे ऐसे ऐसे देवता हुए हैं जिन्होंने गाय रक्षा, गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को क्या कर दिया, उत्सर्ग कर दिया था। गाय को यहाँ पर समृद्धि का पात्र माना जाता था, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख गोवंश क्षेत्र कौन से ऐसे पार्ट है, कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा गाय पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश क्रमशः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, न्यूनतम धौलपुर जिले में है। ध्यान रखें, सर्वाधिक कहां है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है जी। और सबसे कम कहां है, धौलपुर में है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर बात करें, यानी हमारे, तो यहां पर बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू व हनुमानगढ़ जिले में भी गोपालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। हमारे आसपास में आपको गाय के बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े बाड़े दिख जाएंगे, ठीक है। इन क्षेत्रों में गोपालन व्यवसाय के विकसित होने के क्या कारण रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आजीविका के अन्य साधनों की कमी। मरुस्थलीय इलाकों के अंदर कृषि वैसे भी कम है, एग्रीकल्चर कम है, और साथ ही साथ आप देखिए बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर वाला जो हमारा इलाका है, इन इलाकों के अंदर इतना अच्छा ना तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो पाया है अभी तक, और ना इतना अच्छा टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो पाया है। हम अभी भी डेवलपिंग, और कुछ कुछ इलाकों में तो अभी तक हम अंडर डेवलप्ड बैठे हैं, ठीक है। इसी कारण हमारे यहां पर आजीविका के अन्य साधनों की कमी होने के कारण, अच्छा लिवलीहुड नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग जो है वो गौ पालन का काम करते हैं। एक तो कारण ये है। दूसरे कारणों पर बात करें अगर हम, तो वर्षा काल में चारागाहों की उपलब्धता, है ना भाई, हमारे यहां पर क्या है जी, अच्छे चारागाह है, बारिश थोड़ी बहुत भी होती है तो चारे की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। तीसरा मुख्य कारण राजस्थान में इसके फैलने का पौष्टिक सेवण घास। देखिए, गाय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घास होती है वो सेवण घास होती है, जो हरा चारा जिसको हम बोलते हैं ना, हरा चारा, वो हरा चारा जो है वो गाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इसकी उपलब्धता होने के कारण भी यहां पर गौ पालन किया जाता है। चौथा बिंदु है परंपरागत व्यवसाय का अनुभव लगातार लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए परंपरागत व्यवसाय का हमें अनुभव भी है। पांचवा बिंदु है मौसम के अनुसार स्थानांतरण, यानी कि पहले के टाइम में ये होता था, अब तो नहीं होता है कि इस मौसम से दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह तीसरी जगह चले गए, ठीक है, अब तो नहीं होता। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए इस तरीके का जो पशुपालन होता है उसे कैसा पशुपालन कहा जाता है? आपको याद होगा मैंने 2 पशुपालन आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाए हैं, चलवासी पशुचारण और एक और बताया है। इन दोनों को आप मुझे नीचे डिस्क्राइब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि पशुचारण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से पशुचारण होते हैं। इनका उत्तर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप मुझे पहले बताएंगे, फिर मैं सही उत्तर आपको पिन कर दूंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा पानी की उपलब्धता, ये बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है जी। इंदिरा गांधी नहर के यहाँ पर आने के कारण यहाँ पानी की उपलब्धता हो पाई और पानी की उपलब्धता के कारण अन्य आर्थिक क्रियाएं राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में प्रारंभ हो पाई है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगली लिस्ट पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, देखिए, और ये प्रमुख वो गाय की नस्लें हैं जो अलग अलग इलाकों में पाई जाती है, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है गिर नस्ल की गोवंश कहां कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़। थार पारकर इनका मूल स्थान ध्यान रखें, जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है, ठीक है, ये पूछा जाता है, जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में थार पारकर, ठीक है, थार पारकर गाय कहां पाई जाती है? जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में। वैसे बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर। नागौरी नाम से फेमस है, मुख्य मूल स्थान कहां है? नागौर जिले का सुहालक क्षेत्र, ये याद रखिएगा। और बीकानेर सबसे महत्वपूर्ण, बीकानेर उत्तर पश्चिम भाग, नोखा हो बीकानेर। राठी गाय अपने बीकानेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चूरू, बीकानेर में ज्यादा याद रखें। कांकरेज मूल स्थान गुजरात के कच्छ के रण का है, और वैसे देखा जाए राजस्थान में जालोर और जोधपुर, जे कांकरेज याद रखेंगे। हरियाणा से मुख्य नाम से पता चल रहा है, तो ये कहां पे पाई जाएगी? जो जहां से हरियाणा टच हो रहा है सीधा कहां, कौन कौन से स्थान है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा पास में जाए तो सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सारे पास में ही है। मालवी कहां पाई जाती है जी? मालवी ये मध्य प्रदेश के मूल मालवा क्षेत्र से आई हुई गाय है, और ये पाई जाती है झालावाड़ा, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। सांचोरी, ये सांचौर, सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है। मेवाती, जिसको कोठी के नाम से भी जानते हैं, ये अलवर और भरतपुर में पाई जाने वाली नस्ल है, ठीक है। इनको आप अच्छे से एक टेबल बनाकर बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे, कहीं पर चिपका लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में अधिक दूध देने के कारण विदेशी नस्लों की गायों को आजकल ज्यादा प्रमुखता दे दी गई है। बहुत सारे आपको आसपास के बाड़ों के अंदर अब है ना राठी गाय दिखनी कम होती जा रही है। अब लगातार लोग जो विदेशी गायों को जो है उनको ही ज्यादा महत्वता दे रहे हैं, जिनके अंदर जर्सी शामिल है, हॉलिस्टीन शामिल है, रेड डेन गाय भी इसमें शामिल है। राजस्थान में गो वंश संवर्धन के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है। गोपाल कार्यक्रम व कामधेनु योजना, नाम से पता चल रहा है किसके लिए? कामधेनु योजना, गोपाल कार्यक्रम, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या काम हो रहे हैं इनके ऊपर भी गौर फरमा लेते हैं जल्दी से। देखिए, केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फॉर्म की स्थापना यहां पर की गई है। स्वयंसेवी संगठनों के लिए गौशालाओं को अनुदान की व्यवस्था, अनुदान यानी सब्सिडी, ठीक है, जो स्वयंसेवी संगठन है उनके लिए सब्सिडी दी गई है ताकि वो गाय ज्यादा से ज्यादा लगाए। कृत्रिम गर्भधान से नस्ल सुधार कार्यक्रम, नस्लों को सुधार करने का कार्यक्रम भी चल रहा है। संतुलित पशु आहार देना, इनको आवश्यक जो भी इनको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना, उत्तम नस्ल के बछड़ों का वितरण करना, रियायती दरों पर अनुदान करना, डेयरी उत्पादों का विपणन की व्यवस्था करना, पशु मेलों का आयोजन करना, ये सब वो काम है जिसके माध्यम से गौ पालन को राजस्थान में बहुत मान्यता प्राप्त हुई है।
आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। 7वां प्रश्न है कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए। कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो हमने आगे पढ़ी देखे, दो तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आपने पिछले वीडियो में देख ही ली है। एक आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी थी सीमेंट इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। उसके बाद हमने गांव के अंदर चले गए, गांव की बात कर ली और गांव के बाद में हमने गायों की बात भी कर ली। अब हम जा रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है जो राजस्थान में बहुत फेमस है, उन कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे भी कुटीर उद्योग हैं जिनका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक किया जा सकता है अथवा किया जा रहा है। ये उद्योग कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जिस उद्योग की हम बात कर रहे हैं वो कृषि संबंधी एवं कृषि सहायक उद्योग, यानी ये उद्योग वो है जो एग्रीकल्चर के साथ साथ चलते हैं। जैसे मुरब्बे व अचार बनाना। अब ये मुरब्बे और अचार कैसे बनने वाली है जी? मुरब्बे और अचार जो है वो आपके कैरी और से बनेगी, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ चलती है। विभिन्न दालें बनाना, धान से चावल बनाना, गेहूं व अनाजों की पिसाई करना, गुड़ शक्कर व खांड सारी का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार का तंबाकू बनाना, दुग्धशालाओं का संचालन करना, मुर्गी मधुमक्खी पालन करना, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ चलने वाली जो एक्टिविटीज है उनको हम यहां पर शामिल कर लेंगे। फिर अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में देखिए हम बात करें तो हमने सूती वस्त्र उद्योग तो बड़े लेवल पर तो देख ही लिया, लेकिन कॉटेज लेवल पर कुटीर उद्योगों के आधार पर कितना क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला काम भाई कपास के बीज बिनौले निकालना। आपको पता होगा जब कपास के होते हैं बीज निकलते हैं उनको निकालना, उनसे रुई धुनना, सूत की कताई करना, कपड़े की बुनाई करना। उसके अलावा चाइना से आया हुआ जो हमने ये सेरीकल्चर चाइना से अडॉप्ट किया है ना। तो पहले यहाँ पर राजस्थान क्या पूरे भारत में ही रेशम के कपड़े का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन चाइना के अंदर सेरीकल्चर आया, चाइना से हमने इसको अडॉप्ट किया। रेशम कीड़ों का भी यहाँ पर अब पालन किया जाता है जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। और साथ साथ भेड़ों बकरियों इनसे भी ऊन को उतारना। आपने बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थापित है। ऊन काटना, कंबल, दरिया, गलीचे आदि बनाना और कपड़ों की छपाई व कढ़ाई करना, ये मुख्य मुख्य काम वस्त्र उद्योग के अंतर्गत किए जाते हैं। ये भी सभी लघु उद्योगों में आएंगे। अब बात करते हैं काष्ठ उद्योग। काष्ठ उद्योग की बात करें, क्या क्या इसमें शामिल हो जाएंगे? लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना, खिलौने व कलात्मक वस्तुएं बनाना, लकड़ी की अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, उनकी रंगाई करना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण करना। ठीक है, ये सारे काम इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हम अगली चीज देखते हैं और कौन कौन से काम है। धातु उद्योग की बारे में बात करते हैं। धातु उद्योग यानी धातु की अन्य अन्य चीजें बनाना, जैसे कच्ची धातु को पिघलाकर अन्य विधियों से शुद्ध धातु प्राप्त करना, चाकू, छुरिया, कैंची, पीतल के बर्तन बनाना, तांबे के बर्तन बनाना आदि। ठीक है, मिट्टी के काम की अगर बात करें तो मिट्टी के कामों के अंदर हम शामिल कर सकते हैं कुम्हारगिरी के सारे कामों को, ईंट, खपरेल का निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। उसके अलावा अगली चीज बात करें चर्म शिल्प। चर्म शिल्प यानी चमड़ी से उद्योग से संबंधित रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे मृत पशुओं का चमड़ा उतारना, उसको तैयार करना, चमड़े की रंगाई करना, जूते बनाना, बैग बनाना, सींगों से कंगे बनाना, हड्डियों से खाद बनाना, ये चर्म शिल्प के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा अदर वर्क जैसे लाख की चूड़ियां बनाना, साबुन साबुन आदि, वार्निश घर में बनाना, बड़ी पापड़ भुजिया, ये सभी चीजें किसमें शामिल हो जाएगी विद्यार्थियों? कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। आते हैं 8वें प्रश्न के अंतर्गत। देखिए आज क्लास तो नाम तो हमारा टॉप 10 है, लेकिन आप देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही करते जाते हैं। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल कर लेते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये टॉप 10 क्लास है। इसको आप टॉप 20 कह दीजिए, 30 कह दीजिए, 40 कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन यहां पर आपको एक साथ बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अगर आप ध्यान से इन वीडियोज को देख रहे हैं और साथ ही साथ आप इनको अपनी कॉपी में उतार रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता निश्चित हो चुकी है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर हम आ चुके हैं। 8वां प्रश्न है आपका प्रमुख हस्तशिल्प उद्योगों का वर्णन कीजिए, है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान की बहुत फेमस इंडस्ट्री है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारा दुर्भाग्य है कि ये खाली फेमस हो चुकी है, इसका यूटिलाइजेशन जो था वो कम होता जा रहा है। अब इसे खाली है ना विदेशी आते हैं, बस वो देखते हैं कि हाँ जयपुर की पॉटरी देख लेते हैं, है ना, इधर उधर का थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट का सामान देख लेते हैं, थोड़ा बहुत साज सज्जों का सामान लोग ले आते हैं, लेकिन जो इसका इतना ज्यादा प्रचलन था, आसपास के इलाकों में लोग घर पे सजाया करते थे हैंडीक्राफ्ट्स को, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। परंतु चलिए आइए, हमारा प्रश्न आज का यही है कि प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग कौन कौन से हैं। देखिए
हस्तशिल्प उद्योग कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से कलात्मक एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प उद्योगों को हम यहां पर देख लेते हैं। एक ही टेबल में मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आ चुका हूं, तो यहां से आपको टेबल फॉर्म में सब कुछ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहला है डोरिया और मसूरिया साड़ियां। ठीक है, डोरिया और मसूरिया साड़ियां। ठीक है, साड़ियां और कोट और साड़ी पहन के जाते हैं ना, डोरिया साड़ी आगे कहां मिलती है जी? कोटा में। याद कर लेंगे कोटा। खेसला टुकड़ी ये कहां मिलेगी जी? बालोतरा के अंदर। बंदेज की साड़ियां जोधपुर में। चुनरिया व लहरिया जयपुर में। मिट्टी की मूर्तियां मौलेला गांव राजसमंद में। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में। लकड़ी के खिलौने उदयपुर सवाई माधोपुर। फड़ के चित्र आपको मिल जाएंगे शाहपुरा के आसपास। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें। और कठपुतलियों की अगर बात करें, कठपुतलियां, तो वो आपके फेमस है उदयपुर की। तो ये देखिए, हमने 8 प्रश्न ये लिए हैं। देखिए, प्रश्न भले ही 8 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें 10 से ज्यादा का ही दम था। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में ही नहीं समा पाया, 2 वीडियो बनाने पड़े हैं। तो ये आज के आपके टॉप 10 तो नहीं कहूंगा, टॉप 8 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप कर लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए और याद कर डालिए। लगता है आपको कि ये कक्षाएं आपके लिए यदि हेल्पफुल हो रही है, आपको इनसे सहायता मिल रही है, तो अकेले सहायता मत लीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।